दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों 6वीं कक्षा से 12वीं तक के एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित पर्यावरण के एनसीईआरटी सार के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अध्याय जीव एवं पर्यावरण का भाग 2। इसमें हम समष्टि एवं समष्टि गुण, समष्टि वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर एवं समष्टि घनत्व और जीवन वृत्त भिन्नता से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी सार पर्यावरण के अंतर्गत जीव तथा पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसका दूसरा भाग। सबसे पहले इसमें हम समष्टि के बारे में जानेंगे। समष्टि किसे कहते हैं? दोस्तों प्रकृति में हमें किसी भी जाति के पृथक एकल व्यष्टि के दर्शन बिरले ही होते हैं। उनमें से अधिकांश सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में समूह में रहते हैं और समान संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं अथवा उनके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, संकरण यानी इनब्रीड करते हैं और इस प्रकार वे समष्टि की रचना करते हैं। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रकृति में जो कोई भी जाति है उसके पृथक एकल व्यष्टि के दर्शन नहीं होते हैं। क्यों? एकल व्यष्टि का मतलब है माइक्रो और समष्टि का मतलब है मैक्रो। तो कोई भी जाति किसी भी पर्यावरण में जो रहती है वो एकल या अलग नहीं रह सकती है और इनमें से अधिकांश जो जातियां होती हैं एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में ये समूह में रहते हैं, न कि एकल रहते हैं। ये जो व्यष्टियाँ हैं या जो जातियाँ हैं समान संसाधनों का उपयोग करते हैं, इनके लिए स्पर्धा करते हैं और संकरण करते हैं, तो वे समष्टि की रचना करते हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि संकरण में लैंगिक जनन कार्य अंतर्निहित है। अलैंगिक जनन से भी जन्म लेने वाले व्यष्टियों के समूह को पारिस्थितिक अध्ययन के लिए आमतौर से समष्टि मान लिया जाता है। तो संकरण में लैंगिक जनन ऐसे तो सामान्य रूप से कहा जाता है, लेकिन जो व्यष्टियाँ जो जाति समूह अलैंगिक जनन करते हैं उनको भी समष्टि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड में समष्टि के उदाहरण को दर्शाया गया है। सभी जलकाक, वन क्षेत्र के सागवान यानी टीकवुड के पेड़, संवर्धन प्लेट के जीवाणु, त्याग किए गए आवास में चूहे और तालाब में कमल के पौधे, ये सभी समष्टि के कुछ उदाहरण हैं और ये सभी आर्द्र भूमि में रहते हैं। दोस्तों व्यष्टि जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो व्यष्टि जीव वह है जो परिवर्तित पर्यावरण का सामना करे, प्राकृतिक वर्ण द्वारा वांछित विशेषकों को विकसित करने का कार्य समष्टि स्तर पर ही होता है। व्यष्टि वो होता है जो बदलते हुए पर्यावरण का सामना करे, लेकिन प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा वांछित विशेषकों को विकसित करने का कार्य जो है वो समष्टि स्तर पर होता है। इसी कारण से समष्टि पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि ये पारिस्थितिकी को समष्टि आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स और विकास से जोड़ता है। तो एकल या माइक्रो जो जाति होती है उससे जो भिन्न है ये समष्टि जीव, क्योंकि पारिस्थितिकियों को समष्टि जो है वो जेनेटिक्स और विकास से जोड़ने का कार्य करता है। दोस्तों समष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यष्टि जीव में नहीं होते हैं, हमने जाना भी है। व्यष्टि जो है जन्मता और मरता है। अगर किसी एकल प्राणी की बात करें तो ये जन्म लेता है और मरता है, लेकिन समष्टि में जन्म और मृत्यु नहीं बल्कि जन्म दर और मृत्यु दरें होती हैं। ये व्यष्टि और समष्टि जीव का मुख्य अंतर है, इसको भी जानते रहिएगा। दोस्तों समष्टि में इन दरों को प्रति व्यक्ति जन्म दर और मृत्यु दर कहते हैं। इसलिए दर को समष्टि के सदस्यों के संबंध में संख्या में परिवर्तन यानी वृद्धि या ह्रास के रूप में प्रकट किया गया है। एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है कि किसी ताल यानी तालाब में पिछले साल कमल के 20 पौधे थे, जनन के द्वारा 8 नए पौधे और हो जाते हैं, जिससे वर्तमान समष्टि
28 हो जाती है। तो हम जन्म दर को 8/20 यानी 0.4 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण के द्वारा दर्शाया गया है कि किसी तालाब में पिछले साल कमल के 20 पौधे थे, जनन के द्वारा 8 नए पौधे और हो गए तो उनकी संख्या 28 हो जाती है जो समष्टि है। तो जन्म दर 8/20 यानी 0.4 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष के हिसाब से ये वृद्धि होगी। और अगर प्रयोगशाला में समष्टि में 40 फल मक्खियों में से 4 व्यष्टि किसी विशिष्टीकृत समय अंतराल में मान लीजिए कि 1 सप्ताह के दौरान मर जाते हैं, तो उस समय के दौरान समष्टि में मृत्यु दर 4/40 यानी 0.1 व्यष्टि प्रति फल मक्खी प्रति सप्ताह कहलाएगी। तो इस तरह से हम इनके जन्म दर और मृत्यु दर का आकलन करते हैं। समष्टि का दूसरा विशिष्ट गुण लिंग अनुपात यानी नर और मादा का अनुपात होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। समष्टि का दूसरा विशिष्ट गुण लिंग अनुपात यानी नर और मादा का अनुपात होता है। व्यष्टि या तो अगर हम एकल की बात करें, एकल जाति में एकल सदस्यों की बात करें तो व्यष्टि या तो नर होता है या मादा, लेकिन समष्टि का लिंग अनुपात होता है। जैसे समष्टि का 60% स्त्री है और 40% नर है। तो किसी दिए गए समय में समष्टि जो है भिन्न आयु वाले व्यष्टियों से मिलकर बनती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है समष्टि और व्यष्टि का मुख्य अंतर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि समष्टि का जो विशिष्ट गुण लिंग अनुपात यानी नर और मादा का अनुपात होता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग नर या मादा नहीं बल्कि प्रतिशत या अनुपात में इनका आकलन करते हैं। किसी दिए गए समय में समष्टि भिन्न आयु वाले व्यष्टियों से मिलकर बनती है। और आप जान लीजिए कि अगर समष्टि के लिए आयु वितरण दी गई आयु अथवा आयु वर्ग के व्यष्टियों का प्रतिशत प्लाटेड किया जाता है तो बनने वाली संरचना आयु पिरामिड कहलाती है। आयु पिरामिड संरचना क्या है? समष्टि के लिए दी गई आयु अथवा आयु के व्यष्टियों का जो प्रतिशत है वो उसको दर्शाएं तो जो संरचना है वो आयु पिरामिड कही जाएगी। यहाँ पर चित्र में 3 आयु पिरामिड दर्शाए गए हैं मानव समष्टि के लिए। एक जो आप देख सकते हैं ये बढ़ती हुई आयु पिरामिड का चित्र है, स्थिर आयु पिरामिड का चित्र है, और ये तीसरा घटती हुई आयु पिरामिड का चित्र है। मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिड आमतौर पर नर और स्त्रियों का आयु वितरण संयुक्त आरेख को यहाँ पर दर्शाता है। दोस्तों, पिरामिड का जो आकार होता है वो समष्टि की स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। कैसे? देखिए, यहाँ पर 3 कारक हो सकते हैं जो कि क्या ये बढ़ रहा है, स्थिर है या घट रहा है। तो ये जो मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिड है ये 3 प्रकार से दर्शाए जा सकते हैं, बढ़ती, स्थिर और घटती। तो एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो जानना जरूरी है, समष्टि का साइज या आकार आवास में उसकी स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है। समष्टि में हम कैसे भी पारिस्थितिक प्रक्रम अन्वेषण या इन्वेस्टिगेट करना चाहें तो भले ही ये दूसरी जातियों से स्पर्धा का परिणाम हो, परभक्षी का प्रभाव हो या पेस्टिसाइड यानी पीड़कनाशी अनुप्रयुक्त करने का प्रभाव हो, हम उनका मूल्यांकन हमेशा ही समष्टि के साइज में कोई परिवर्तन के संदर्भ में करते हैं। और प्रकृति में समष्टि के साइज की इतनी कम संख्या में भी 10 से कम भरतपुर आर्द्रभूमि क्षेत्रों में साइबेरियाई सारस या किसी साल लाखों में हो सकती है, जैसे तालाब में क्लेडिमोनास। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रकृति में समष्टि का साइज या आकार है बहुत कम संख्या में भी हो सकता है, बहुत अधिक संख्या में। उदाहरण के रूप में अगर आप देख सकते हैं भरतपुर आर्द्रभूमि क्षेत्रों में 10 से कम सारस हो सकते हैं, या फिर किसी साल जो है लाखों में ये हो सकती है, जैसे तालाब में क्लेडिमोनास जो है इसकी संख्या बहुत अधिक होती है। और हम सामान्य रूप से समष्टि के साइज के बिना वास्तव में गिने अथवा बिना देखे अप्रत्यक्ष रूप से आकलन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं और बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी टाइगर रिजर्व, यहाँ पर बाघों की गणना कैसे होती है?
तो दो तरह से इनकी गणना होती है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये प्री का क्वेश्चन है। बाघ गणना पग चिन्ह यानी पग मार्क तकनीक और मल गुटिका यानी पैलेट के आधार पर होती है। तो ये दोनों ही तरीके हैं बाघों की गणना के, आप इसको जान लीजिए। आइए समष्टि वृद्धि के बारे में जानते हैं। दोस्तों, किसी जाति के लिए समष्टि की साइज स्थैतिक प्राचल नहीं है, ये समय समय पर बदलता रहता है और विभिन्न कारकों पर जैसे आहार उपलब्धता, परभक्षण दाब और मौसमी परिस्थितियों पर ये समष्टि की साइज निर्भर करती है। वास्तव में ये परिवर्तन हमें समष्टि में क्या घटित होता है, हो रहा है, इसका बोध कराते हैं। देखिए, समष्टि घनत्व तो बढ़ रहा है या घट रहा है, अंतिम कारण कुछ भी रहे, दी गई अवधि के दौरान दिए गए आवास में समष्टि का घनत्व 4 मूलभूत प्रक्रमों में घटता बढ़ता है। क्या क्या? तो 2 जन्म दर और आप्रवासन है और 2 मृत्यु दर और उत्प्रवासन है। तो कैसे जो है समष्टि घनत्व प्रभावित होता है, इसको देखते हैं। बहुत ही आसान। देखिए, जन्म दर और आप्रवासन, जन्म दर जब बढ़ता है और आप्रवासन यहाँ बाहर से जातियाँ आती हैं तो समष्टि घनत्व बढ़ जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। समष्टि घनत्व बढ़ने का जो पहला कारण है, ये 4 जो हैं मूलभूत प्रक्रम हैं, लेकिन इसमें से 2 कारक ऐसे हैं जैसे जन्म दर और आप्रवासन, ये समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं। 2 कारक मृत्यु दर और उत्प्रवासन, ये समष्टि घनत्व को घटाते हैं। जन्म दर क्या है? तो आप जान लीजिए कि जन्म दर से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व में जुड़ती है। मृत्यु दर ये दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है। आप्रवासन उसी जाति के व्यष्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं से आए हैं, आप्रवासन कहलाता है। और उत्प्रवासन समष्टि के व्यष्टियों की वो संख्या होती है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं चले गए हैं। तो समष्टि घनत्व को बढ़ाने वाले कारक जन्म दर और आप्रवासन यानी जातियों का बाहर से आना, और इसको या समष्टि घनत्व को घटाने वाले कारक मृत्यु दर और उत्प्रवासन है, यानी मृत्यु दर और जातियों के बाहर चले जाने से समष्टि घनत्व घटता है। इसको फार्मूले के आधार पर कि यदि समय t पर समष्टि घनत्व n है तो t+1 पर इसका घनत्व nt+1 बराबर nt प्लस b प्लस आई माइनस डी प्लस ई हो सकता है। तो इस फार्मूले को समझने के लिए आप देख सकते हैं जन्म लेने वालों की संख्या जमा आप्रवासियों की संख्या b+1 मरने वालों की संख्या जमा उत्प्रवासियों की संख्या d+e से अधिक हो जाए तो समष्टि घनत्व बढ़ जाएगा, अन्यथा घट जाएगा। सामान्य परिस्थिति में क्या होता है? सामान्य परिस्थिति में समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जन्म और मृत्यु सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे 2 कारक आप्रवासन और उत्प्रवासन विशेष परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हैं। जैसे अगर आवास की बस्ती अभी बनी है तो जन्म दर की अपेक्षा आप्रवासन समष्टि की वृद्धि में अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो टर्म हैं इनको चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया है। आप्रवासन आई, जन्म दर b, समष्टि घनत्व n, मृत्यु दर d, उत्प्रवासन e हो। तो यहाँ पर अभी हमने देखा है कि समष्टि घनत्व जो है आप्रवासन यानी बाहर से जातियाँ जो एंट्री करती हैं उन पर, और जन्म दर, तो यहाँ प्लस प्लस का चिन्ह दिया गया है। आप्रवासन और जन्म दर जब बढ़ता है तो इससे समष्टि घनत्व भी बढ़ता है, और मृत्यु दर और उत्प्रवासन से समष्टि घनत्व में कमी आती है। दोस्तों, वृद्धि मॉडल को देखते हैं। किसी समष्टि की वृद्धि समय के साथ साथ कोई विशिष्ट और प्रागुक्त योग्य प्रतिदर्श दर्शाती है। हम अपने देश में मानव समष्टि की अनियंत्रित वृद्धि और इससे जन्मी समस्याओं से चिंतित हैं, और इसलिए अगर प्रकृति में विभिन्न प्राणी समष्टियां इसी तरह वृद्धि करती हैं अथवा वृद्धि पर कुछ नियंत्रण दर्शाती हैं तो इस बारे में हमारी जिज्ञासा स्वाभाविक है। समष्टि वृद्धि को कैसे नियंत्रित रखा जा सकता है, इसके बारे में हम प्रकृति से 1-2 बातें सीख सकते हैं। पहला तो है चरघातांकी वृद्धि।
किसी समष्टि की अबाधित वृद्धि यानी अनियंत्रित गति से वृद्धि के लिए संसाधन उपलब्ध होना आवश्यक है। कोई भी जो जनसंख्या है, कोई भी समष्टि है, उसमें वृद्धि तब होगी कि जब संसाधन यानी खाने पीने का वस्तु, खाने पीने की वस्तुओं यानी आहार और स्थान उपलब्ध होता है, थोड़ा सा उनके लिए और जगह मिल जाता है। आदर्श आवास में जब संसाधन सीमित होते हैं तो प्रत्येक जाति में संख्या में वृद्धि करने की जन्मजात शक्ति को पूरी तरह अनुभव करने की योग्यता होती है, जैसा कि डार्विन ने अपने प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कहा था। जब समष्टि चरघातांकी यानी एक्सपोनेंशियल अथवा ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल शैली में वृद्धि करती है, तब तो अगर n साइज की समष्टि में जन्म दरें कुल संख्या नहीं b जो है बल्कि प्रति व्यक्ति जन्म b के रूप में, मृत्यु दरें प्रति व्यक्ति मृत्यु दर d के रूप में निरूपित की जाती है, तो इकाई समय अवधि में t dn/dt के दौरान वृद्धि या कमी dn/dt बराबर b माइनस डी इंटू 1 हो जाएगा। अगर b माइनस डी इज इक्वल टू r हो तब dn/dt इज rn। तो यहाँ पर इस समीकरण में r जो है प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर कहलाती है और समष्टि वृद्धि पर किसी भी जैविक और अजैविक कारक के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। r मूल्यों के परिणाम यानी मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बोध कराने के लिए नॉर्वे के चूहे के लिए r.015 है और आटा भृग के लिए ये 0.12 है। 1981 में भारतवर्ष में मानव समष्टि के लिए r का मान 0.0205 थी और ऊपर दिया गया समीकरण समष्टि के चरघातांकी अथवा ज्यामितीय वृद्धि को दर्शाता है। और जब n यानी समष्टि घनत्व को समय के संदर्भ में आरेखित करते हैं तो इसका नतीजा j के आकार का वक्र होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है j के आकार का एक वक्र हो जाएगा। समष्टि वृद्धि चक्र वक्र क्या है? तो जब अनुक्रियाएं वृद्धि को सीमित करने वाली नहीं हैं तब आरेख चरघातांकी हैं और जब अनुक्रियाएं वृद्धि के लिए सीमाकारी या नियंत्रित करने वाली हैं तो आरेख लॉजिस्टिक है और के पोषण क्षमता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कठिन गणनात्मक मान है कि यदि आपको मूलभूत कलन आता है तो चरघातांकी वृद्धि समीकरण के समाकलित रूप को इस तरह से nt इज इक्वल टू n0 ERT, nt समय t में समष्टि घनत्व, n0 समय शून्य में समष्टि घनत्व, r प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर और e प्राकृतिक लघुगणक यानी लॉगरिथम का आधार 2.71828 होता है। असीमित संसाधन परिस्थितियों में चरघातांकी रूप से वृद्धि करने वाली कोई भी जात थोड़े समय में विशाल समष्टि घनत्व तक पहुंच सकती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप जान लीजिए जब संसाधन असीमित हों तो असीमित संसाधन परिस्थिति में चरघातांकी रूप से वृद्धि करने वाली कोई जाति जो है बहुत थोड़े से समय में यानी अल्पकाल में विशाल समष्टि घनत्व तक पहुंच सकती है। और डार्विन ने बताया कि हाथी जैसा धीमे बढ़ने वाला प्राणी रोक न होने पर विशाल जनसंख्या तक पहुंच सकता है। दूसरा संभार तंत्र या लॉजिस्टिक वृद्धि होती है। तो प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते कि चरघातांकी वृद्धि होती रहे, क्योंकि संसाधन सीमित हैं, आप भी जानते हैं। इसके कारण क्या होता है? तो सीमित संसाधनों के लिए व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा होती है और आखिर में योग्यतम यानी फिटेस्ट व्यक्ति जो है वही जीवित बना रहेगा और जनन करेगा। अनेक देशों की सरकारों ने भी इस तथ्य को समझा है और मानव समष्टि वृद्धि को सीमित करने के लिए कई प्रकार के प्रतिबंध लागू किए हैं। प्रकृति में दिए गए आवास के पास अधिकतम संभव संख्या के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं और इससे आगे और वृद्धि संभव नहीं है। उस आवास में उस जाति के लिए इस सीमा को प्रकृति की पोषण क्षमता स्मॉल के मान लेते हैं और किसी आवास में जब सीमित संसाधन के साथ वृद्धि कर रही समष्टि आरंभ में पश्चाता प्रावस्थता यानी लैग फेस दर्शाती है। उसके बाद त्वरण और मंदन अंततः अंतस्पर्शी प्रावस्थाएं आती हैं जब समष्टि घनत्व पोषण क्षमता तक पहुंच जाती है। इसको जब फार्मूले के आधार पर देखेंगे तो समय t के संदर्भ में n का आरेख सिग्माइड वक्र बन जाता है।
इस प्रकार की समष्टि वृद्धि बिरहुस्ट पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि कहलाती है। और ये समीकरण है dN/dt इज इक्वल टू RN √K-N/K। n समय t पर समष्टि घनत्व, r प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर, k पोषण क्षमता है। और अधिकांश प्राणियों की समष्टियों में वृद्धि के लिए संसाधन परिमित यानी फाइनाइट होते हैं और देर सबेर सीमित होने वाले हैं, इसलिए लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल को अधिक यथार्थपूर्ण माना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, किसी भी व्यष्टि में कितने भी संसाधन रहें उस तक वृद्धि करने की असीमित क्षमता होती है, लेकिन ये एक कल्पनात्मक है क्योंकि संसाधन जो हैं असीमित मात्रा में संसाधन और आवास नहीं है कि कोई भी व्यष्टि जो है असीमित मात्रा में वृद्धि कर सके। तो इसीलिए अधिकांश प्राणियों की समष्टियों में वृद्धि के लिए संसाधनों की जो सीमा है वो निर्धारित होती है, वो इनफाइनाइट नहीं होती है, परिमित होती है और देर सबेर सीमित होने वाले ये संसाधन होते हैं, इसलिए लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल को अधिक यथार्थपूर्ण माना जा सकता है। आइए देखते हैं जीवन वृत्त भिन्नता के बारे में। दोस्तों, समष्टियाँ जिस आवास में रहते हैं उसमें अपनी जनन योग्यता, जिसे डार्विनियन फिटनेस कहा जाता है, ये उच्च आर मान को अधिकतम बनाने के लिए विकसित होती हैं और खास प्रकार के वर्ण, खास प्रकार की उत्तरजीविता दबाव सेट में जीव सर्वाधिक दक्ष जनन युक्ति की ओर विकास करते हैं। कुछ अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करते हैं, जैसे प्रशांत महासागरी सामन मछली और बांस, जबकि अन्य अपने जीवन काल में कई बार प्रजनन करते हैं, जैसे अधिकांश पक्षी और स्तनधारी। कुछ छोटी साइज की संतति बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न करती हैं, जैसे आयस्टर और पैलेजिक मछलियाँ, जबकि दूसरी बड़ी साइज की संतति कम संख्या में उत्पन्न करते हैं, जैसे पक्षी और स्तनधारी। दोस्तों, पारिस्थितिकविदों का सुझाव है कि जीवों के जीवन वृत्त विशिष्ट ट्रेट जिस आवास में वे होते हैं उसके अजीवी और जीविकी घटकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के संदर्भ में विकसित होते हैं और विभिन्न जातियों में जीवन वृत्त विशेषकों का विकास इस समय अनुसंधान का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और पारिस्थितिकविद अनुसंधान में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पर्यावरण के NCERT सार के अंतर्गत इस वीडियो में हमने जो है जीव और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके भाग 2 को कवर किया है। NCERT पुस्तकों पर आधारित ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक की उस अध्याय विशेष पर आधारित किसी भी क्लास में किसी भी कक्षा के संबंधित टॉपिक को एक जगह इसमें कवर किया गया है, ताकि आप 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक के NCERT को कम समय में और व्यवस्थित ढंग से जो है कवर कर सकें। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।